एक बार स्वयं को पहलवान कहलवाने वाला एक आदमी खोजा के पास पहुंचा और उससे बोला, सुना है तुम अक्ल के पहलवान हो और मैं ताकत का। अगर हम दोनों दोस्त बन जाएं तो कैसा रहेगा? पर तुमसे दोस्ती करने से पहले मैं तुम्हारी अक्ल का नमूना देखना पसंद करूंगा। तभी यह तय करूंगा कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। खोजा को न तो उसका आना अच्छा लगा न शर्त रखना। उसने आगंतुक की ओर गौर से देखने के बाद उससे पूछा, पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमको यहाँ भेजा किसने है। फिर यह बताओ कि मुझ में ताकत नहीं है और तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, यह तुमने कैसे जाना। फिर यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पहलवान बोला, मैं किसी के भेजने पर यहाँ नहीं आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। दरअसल मैं जानता हूँ कि मुझ में अक्ल की थोड़ी सी कमी है। मैं कई बार लोगों से यह सुन चुका हूँ कि खोजा से ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। वह अपनी अक्लमंदी से अच्छों को पटखनी दे देता है। मैं लोगों के कहने को सच नहीं मानता। मेरा मानना है कि अक्ल से कुछ नहीं होता, जो होता है शरीर की ताकत से ही होता है। मैं आपकी अक्ल का कोई नमूना देखना चाहता हूं कि मैं 500 किलो वजन वाली चट्टान को सिर्फ हाथ से आसानी से उठा सकता हूं और नगर की चारदीवारी से बाहर फेंक सकता हूं। खोजा ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, बस बस, ज्यादा शेखी बघारने की जरूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। यह कहकर वह पहलवान को आंगन में ले गया। पहलवान बोला, ठीक है, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा। खोजा ने फिर टोका, अरे यार, ज्यादा डींग न मारो, जरा विनम्र रहो। फिर अपनी जेब से उसने एक रेशमी रुमाल निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, इसका वजन 10 ग्राम से भी कम है। जरा इसे आंगन में दीवार के बाहर फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है? पहलवान मुस्कराता हुआ बोला, खोजा, क्या तुम मुझे इतना नाचीज समझते हो? यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लो यह देखो। पहलवान ने रुमाल उठाकर जोर से फेंका, मगर वह आंगन के अंदर ही रह गया। खोजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अब जरा मेरी ताकत भी देखो। मैं इस रुमाल के साथ एक पत्थर भी आंगन की दीवार के बाहर फेंक सकता हूँ। यह कहकर उसने जमीन से एक गोलाकार पत्थर उठा लिया और उसे रुमाल में लपेटकर दीवार के बाहर फेंक दिया। अब बोलो, कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम या मैं? खोजा ने चुटकी ली। पहलवान पानी पानी हो गया और बिना कुछ कहे अपना सा मुंह लेकर चला गया। कहानी 2। खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहां अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वही यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए थे। चूंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी उसे होता, वह ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने इसके बारे में कई लोगों से सुना जरूर था कि वह महाआलसी है। अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पद जाता है। संयोग से एक दिन वह आदमी खोजा से टकरा गया। खोजा ने उससे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दे दी। उस दिन वह आदमी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। पहुंचना ही था, चूंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। इसलिए उसने पिछले 3 दिन से खिन भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना ही है, तब पेट भर कर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में खोजा को निर्देश दिया, खोजा,
कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले जरा हाथ धो लूं। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों, क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है। एक छोटी सी चीज की। वह कौन सी चीज है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खान ही नहीं मिलेगा, यह सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोरों से जाग उठी। इससे पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डालकर जाया करे, उसने खोजा के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी गटागट एक ही बार में पी लिया। 4 दिन के भूखे पेट में ज्यों ही पानी पहुंचा, उसने धमाचौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ गया और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वह आलसी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। वह खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। खोजा ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वह उससे कन्नी काटने लगा था। कहानी 3। खोजा का एक दोस्त था। बचपन में दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। बाद में वह दोस्त राजधानी में एक बड़ा अफसर बन गया। यह जानकर खोजा बहुत खुश हुआ था। जब खोजा बादशाह के कहने पर राजधानी में आकर रहने लगा, तब उसने एक बार अपने उस दोस्त से मिलने का मन बना लिया। जब से खोजा का दोस्त अफसर बना था, तब से खोजा की न तो कभी उससे मुलाकात ही हुई थी और न ही शायद उसे यह खबर था कि उसके बचपन का दोस्त वह गरीब घर का लड़का ही आज का मशहूर खोजा नसरुद्दीन कहलाता है। खैर, एक दिन खोजा अपने जाने पहचाने लिबास में अपने दोस्त अफसर के घर जा पहुंचा। अफसर के दरबान के पूछने पर खोजा ने बताया कि मेरा नाम नसीर है, मैं अफसर के गांव का रहने वाला हूं। दरबान ने खोजा को सिर से पांव तक गैर से देखा। उसे पहली नजर में तो यही मालूम हुआ कि हो न हो जो उसके सामने खड़ा है वह खोजा नसरुद्दीन है, पर खोजा ने अपना जो परिचय दिया, उसके बाद यही मानना पड़ा कि नहीं, यह तो कोई और नसीर है जो अपने आप को खामखां उसके अफसर मालिक का बचपन का दोस्त बता रहा है। दरबार ने खोजा को दरवाजे के बाहर रोका और खुद भीतर अफसर को उसके आने की खबर देने चला गया। दरबान से सूचना पाते ही अफसर खुद बाहर आया। उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। अफसर ने मन ही मन अपने आप से कहा, लगता है नासिर अब भी कंगाल का कंगाल ही है। उसके मन में यह डर भी पैदा हुआ कि एक गरीब किसान का दोस्त कहलाने से कहीं उसकी इज्जत धूल में न मिल जाए, इसलिए उसने खोजा से किसी अजनबी जैसा सलूक करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह सुनते ही खोजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं नसीर उर्फ नसरुद्दीन हूँ, तुम्हारे बचपन का पक्का दोस्त। मैंने सुना है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ। कौन जानता था कि अफसर बनने के बाद तुम अंधे हो जाओगे? खोजा की फटकार और खरीखरी बात सुनते ही उसका अफसर दोस्त बहुत शर्मिंद हुआ और माफी मांगता हुआ उसे जबरन अपनी हवेली के भीतर ले गया। दरबान ने जो यह हाल देखा तो उसे यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह जरूर खोजा नसरुद्दीन हो है। भला और किसमें हिम्मत है जो अफसर को यूं मुंह तोड़ सबक सिखाए। कहानी 4। एक दिन नसीरुद्दीन गांव के मेले में गया। वहां उसने एक ऐसे व्यापारी को देखा जो लोगों को अपनी चालाकी से बेवकूफ बना रहा था। व्यापारी ने लोगों को बताया कि उसके पास एक जादुई पर्स है जिसमें जो भी चीज डाली जाती है वह तुरंत दोगुनी हो जाती है। लोग इस जादुई पर्स की बात सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। व्यापारी ने नसीरुद्दीन को भी चिढ़ाया और कहा,
आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को इस जादुई पर्स का उपयोग करना चाहिए। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी सच्चाई देखनी है। व्यापारी ने उसे पर्स दिया और कहा, आप इसमें अपनी कोई चीज डालिए। नसीरुद्दीन ने सोचा और अपने पास मौजूद एक छोटा सा सिक्का पर्स में डाल दिया। व्यापारी ने पर्स को बंद किया और कहा, अब इसे खोलें और देखें कि क्या हुआ। जब नसीरुद्दीन ने पर्स खोला तो वहां केवल वही सिक्का था। उसने व्यापारी को देखा और बोला, देखिए, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। व्यापारी थोड़ी घबरा गया और बोला, आपने ठीक से नहीं किया। आपको बहुत सारे सिक्के डालने चाहिए थे। नसीरुद्दीन ने फिर कहा, तो क्या आप मुझे ये जादुई पर्स बेच सकते हैं? मैं इसे अपने खेत में फेंक दूंगा और इससे फसल दोगुनी हो जाएगी। व्यापारी समझ गया कि नसीरुद्दीन उसकी चालाकी को पहचान गया है और उसे बेवकूफ बनाने में सफल नहीं हो सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह पर्स तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जादुई ताकत आपको समझनी पड़ेगी। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही आपकी जादूगरी की पहचान कर ली है। असली जादू मेहनत में है, न कि बेवकूफ बनाने में। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और बुद्धिमानी से किसी भी चालाकी को पहचाना जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम होती हैं। कहानी 5। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन एक गांव में गए। वहां एक व्यापारी था जो लोगों को धोखा देकर अपने सामान को महंगे दामों पर बेचता था। नसीरुद्दीन ने देखा कि व्यापारी ने एक गरीब किसान को अपने फलों का बहुत महंगा दाम बताकर धोखा दिया। नसीरुद्दीन ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने व्यापारी से मिलने का फैसला किया। नसीरुद्दीन ने व्यापारी से कहा, मैंने सुना है कि आपके फलों में अद्भुत गुण हैं। क्या मैं इन फलों को खरीद सकता हूं? व्यापारी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरे फल बहुत विशेष हैं। आपको ये फल खरीदने में कोई पछतावा नहीं होगा। नसीरुद्दीन ने कुछ फल खरीदे और उनकी कीमत चुकाई। लेकिन उसके मन में एक योजना थी। उसने अगले दिन गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैंने इन फलों के बारे में सुना है कि ये खाने के बाद आपको अद्भुत शक्ति देते हैं। क्या कोई इन्हें खाना चाहता है? गांव वाले उत्सुकता से एकत्र हुए। नसीरुद्दीन ने उन फलों को दिखाया और कहा, अगर आप इन फलों को खाएंगे तो आप समझेंगे कि ये कितने अद्भुत हैं। लोगों ने नसीरुद्दीन से पूछा, क्या आपने इन्हें खाया है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं पहले इनसे फायदा उठाना चाहता हूं। गांव वालों ने यह सुनकर व्यापारी को बुलाया। उन्होंने व्यापारी से कहा, आपने हमें धोखा दिया है। अब हम भी आपको धोखा देंगे। गांव वाले सब मिलकर व्यापारी के पास गए और कहा, हम भी आपके फलों की ताकत का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले खाएं। व्यापारी, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, डर गया। उसने समझ लिया कि उसकी चालाकी अब उल्टी पड़ गई है। वह समझ गया कि नसीरुद्दीन ने उसे उसकी ही चाल से फंसा दिया। व्यापारी ने झूठा बहाना बनाया और वहां से भाग गया। गांव वाले नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी पर हंस पड़े और उसे सराहा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और दूसरों के धोखे का जवाब देना भी हमें आना चाहिए। कहानी 6। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ा धनी आदमी अपनी घड़ी खो चुका था और सभी लोग उसकी मदद कर रहे थे। वह आदमी घड़ी को पाने के लिए बहुत परेशान था और कह रहा था, यह मेरी सबसे मूल्यवान चीज है। नसीरुद्दीन ने सोचा,
क्यों न मैं इस स्थिति का फायदा उठाऊं। उसने उस धनी आदमी के पास जाकर कहा, अगर आप मुझे अपने खोए हुए घड़ी का कुछ विवरण दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। धनी आदमी ने कहा, यह सोने की घड़ी है जिसमें डायमंड जड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, ठीक है, मैं आपको इसकी खोज करने में मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे एक सोने की सिक्का देनी होगी। धनी आदमी ने तुरंत सोने की सिक्का दी और नसीरुद्दीन ने खोज शुरू की। लेकिन उसने सिर्फ एक जगह पर देखा और वहीं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने वहां कुछ समय बिताया और अंततः कहा, मुझे नहीं पता कि घड़ी कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह यहाँ नहीं है। फिर उसने धनी आदमी से कहा, आपकी घड़ी शायद आपकी जेब में हो सकती है। धनी आदमी ने अपने जेब में हाथ डाला और सचमुच वहां घड़ी थी। उसने चौंक कर कहा, वाह, तुमने तो जादू कर दिया। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, जादू नहीं भाई, बस थोड़ी सी बुद्धि की बात है। कभी कभी हम अपने सामान को खुद ही भूल जाते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या को सुलझाने के लिए कभी कभी हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। नसीरुद्दीन की चतुराई ने उसे न केवल एक सोने की सिक्का दिलवाई, बल्कि उसने धनी आदमी को भी यह सिखाया कि चीजों को खोजने के लिए हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए। कहानी 7। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक तालाब के पास इकट्ठा हुए हैं। लोग बहुत परेशान लग रहे थे। नसीरुद्दीन ने उनसे पूछा, क्या हुआ? एक व्यक्ति बोला, हमारे गांव के एक अमीर आदमी ने अपने घर का ताला खो दिया है। बिना ताले के वह रात में सो नहीं सकता। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मैं उसे ताला ढूंढने में मदद कर सकता हूं। उसने सबको कहा, चिंता मत करो, मैं ताला ढूंढने की कोशिश करूंगा। नसीरुद्दीन ने तालाब के पास जाकर सोचा। उसने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और ताले को ढूंढने की कोशिश करने लगा। सभी लोग उसे देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहा है। कुछ समय बाद नसीरुद्दीन ने सभी को बुलाया और कहा, मैंने ताला ढूंढ लिया है। सब लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। उसने कहा, यहाँ इस लकड़ी के साथ। लोग हंसने लगे और एक व्यक्ति बोला, यह लकड़ी ताला नहीं है, यह तो बस लकड़ी है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने यह लकड़ी इसलिए उठाई क्योंकि मैं जानता था कि ताले का असली महत्व केवल तभी है जब उसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए। अगर हम अपने डर और चिंता को छोड़ दें और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस तरह नसीरुद्दीन ने सबको यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान हमेशा मुश्किल नहीं होता है, बल्कि कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम शांत रहकर सोचें तो उसका हल मिल सकता है। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी चोर के हाथों से अपने बकरी के बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। चोर ने बकरी के बच्चे को पकड़ा हुआ था और वह चिल्ला रहा था, यह मेरी बकरी का बच्चा है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और बहस शुरू हो गई। लोग दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे। नसीरुद्दीन ने भी इस मामले में रुचि ली और सबके पास गए। उसने कहा, चलो हम एक सरल तरीका अपनाते हैं। नसीरुद्दीन ने दोनों पक्षों को बुलाया और बोला, हम एक परीक्षण करेंगे। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में एक एक ताजा बकरी लाओ। फिर हम दोनों बकरियों को एक साथ रखेंगे।
जो बकरी बच्चा उसे चाहिए वह उसकी होगी। आदमी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने अपनी बकरी लाने का निर्णय लिया। लेकिन चोर थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसे समझ में आया कि अगर वह अपनी बकरी लाएगा तो उसे अपनी बकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अंततः चोर ने बकरी लाने से मना कर दिया और कहा, यह तो बेकार है, मैं तो सिर्फ बच्चा चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम अपने लिए सही साबित नहीं कर सकते। इसलिए यह बच्चा उस आदमी का है। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ की। चोर को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने बकरी का बच्चा छोड़ दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और तर्क के माध्यम से सत्य को उजागर किया जा सकता है। कभी कभी सच्चाई की पहचान करने के लिए हमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता होती है। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी ने इस मामले में न्याय को स्थापित किया। कहानी 9। एक दिन नसीरुद्दीन गांव के चौक पर बैठे थे। तभी कुछ लोग वहां आए और नसीरुद्दीन को देखकर बोले, मुला, हमें तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर तुम सही जवाब दे सको तो हम तुम्हें एक इनाम देंगे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पूछो। गांव वालों ने पूछा। एक आदमी अपने घर से निकला और 4 रास्तों में से एक रास्ता चुनना था। पहले रास्ते पर एक शेर था, दूसरे पर एक जालिम डाकू, तीसरे पर आग थी और चौथे पर एक गहरी खाई। आदमी ने किस रास्ते को चुना? नसीरुद्दीन ने सोचा और कहा, वह आदमी उस रास्ते को चुनेगा जहां कोई खतरा नहीं है। गांव वाले चौंक गए और बोले, लेकिन ऐसा रास्ता तो है ही नहीं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब आप मुझे एक रास्ता बताते हैं तो मैं उसे चुन लूंगा। गांव वाले थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि नसीरुद्दीन ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, चलो, तुम्हें यह सवाल आसान लग रहा है, लेकिन हम तुम्हें इनाम देंगे। गांव वालों ने नसीरुद्दीन को एक बड़ा पकवान दिया और वह खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी बुद्धि और चतुराई से जवाब देना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। नसीरुद्दीन ने अपने जवाब से न केवल गांव वालों को चकित किया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में हर समस्या का हल सोच समझकर ही निकालना चाहिए। कहानी 10। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं। पास जाकर उसने सुना कि 2 व्यापारी अपने अपने सामान की कीमत को लेकर बहस कर रहे थे। एक व्यापारी बोला, मेरा सामान सबसे अच्छा है, इसलिए मैं इसकी कीमत बढ़ा सकता हूं। दूसरा व्यापारी चिल्लाया, नहीं, मेरा सामान बेहतर है और इसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने दोनों से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा सामान असली है। दोनों व्यापारी तैयार हो गए। नसीरुद्दीन ने कहा, आप दोनों अपने अपने सामान को एक समान स्थान पर रखें और मुझे कुछ समय दें। मैं एक तय समय बाद वापस आऊंगा और फैसला करूंगा। व्यापारी सहमत हो गए। नसीरुद्दीन ने दोनों के सामान को एक जगह रखा और एक लंबी रस्सी लाया। फिर उसने रस्सी को दोनों सामान के बीच में बांध दिया और रस्सी के दूसरे सिरे को अपनी पीठ पर लपेट लिया। फिर वह बोला, अब मैं दोनों सामान को उठाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा भारी है। जो सामान भारी होगा वही असली होगा। व्यापारी हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह तो बहुत अच्छा उपाय है। नसीरुद्दीन ने दोनों सामान उठाए,
लेकिन उन्होंने अपना पूरा बल लगा दिया और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वह बोला, देखो, दोनों सामान तो मेरे लिए एक समान हैं। इससे यह साबित होता है कि दोनों सामान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों सामान की कीमत एक जैसी होनी चाहिए। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की। दोनों व्यापारी भी समझ गए कि झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है और उन्होंने अपनी समस्या को समझदारी से हल किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है और झगड़े से बचना चाहिए। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से यह साबित होता है कि हास्य और समझदारी से ही सच्ची जीत मिलती है। कहानी 11। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के लोगों में बहुत दहशत थी। पता चला कि गांव के एक धनवान व्यक्ति ने अपने गहनों और पैसे को चोरों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ताला लगवा दिया था। लेकिन चोर हमेशा किसी न किसी तरह उस ताले को खोल देते थे। गांव वाले बहुत परेशान थे और नसीरुद्दीन से सलाह लेने आए। उन्होंने कहा, मुला, आप हमारी मदद करें। इस समस्या का कोई हल निकालें। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे एक योजना है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे चोरों को अपने गहनों के पास बुलाएं। सभी लोग हैरान हुए, लेकिन उन्होंने नसीरुद्दीन पर विश्वास किया। नसीरुद्दीन ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और चोरों को बुलाने का नाटक किया। उन्होंने चोरों को यह सुनाया कि गांव में एक अद्भुत खजाना है जो रात के समय ही दिखता है। गांव वालों ने चोरों को बताने के लिए एक फर्जी नक्शा बनाया जिसमें खजाने की दिशा बताई गई। जब चोर नक्शे के अनुसार खजाने की खोज में निकले तो नसीरुद्दीन ने गांव वालों को आदेश दिया कि वे अपने गहनों को सुरक्षित जगह पर रखें। जब चोर खजाने के लिए गए तब नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, अब हमें ताले की जरूरत नहीं है। हम चोरों को अपने गहनों की रक्षा कर सकते हैं। कुछ समय बाद चोर जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि नसीरुद्दीन ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। उन्होंने चोरों को सबक सिखाने का निर्णय लिया और सबने मिलकर चोरों को पकड़ा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है। नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल गांव वालों की रक्षा की बल्कि चोरों को भी उनके कर्मों का फल भोगने पर मजबूर किया। कहानी 12। एक दिन नसीरुद्दीन बाजार में चल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे हैं। जब वह पास गया तो उसने पूछा, क्या हुआ भाई? क्यों पीट रहे हो इस आदमी को? लोगों ने जवाब दिया, यह आदमी कहता है कि वह अपनी पत्नी को खो गया है, लेकिन हमें यकीन नहीं है। हम इसे सबक सिखाना चाहते हैं। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने उन लोगों से कहा, मैं इसे ढूंढने में मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले हमें इसके एक अच्छे मर्द के रूप में पेश होने की जरूरत है। लोगों ने सहमति व्यक्त की और नसीरुद्दीन ने उस आदमी से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सही रास्ता अपनाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? आदमी ने सहमति जताई। नसीरुद्दीन ने उसे एक तरकीब बताई। उसने उस आदमी को कहा कि वह अपने घर का पता बताए और खुद को सबसे अच्छा साबित करे। आदमी ने कहा, मेरी पत्नी की एक खास पहचान है। जब मैं उसे पुकारता हूं तो वह हमेशा जवाब देती है। नसीरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे सही तरीके से पुकार सकते हो? आदमी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं उसे पुकारूंगा। नसीरुद्दीन ने कहा, ठीक है, तो चलो हम उसे यहाँ बुलाते हैं।
आदमी ने जोर से चिल्लाया, ओ मेरी प्यारी पत्नी, कहाँ हो तुम? तभी नसीरुद्दीन ने एक चालाकी से कहा, आपकी पत्नी तो आपकी आवाज सुनकर डर गई। अब आप उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे? लोग हंस पड़े और समझ गए कि नसीरुद्दीन ने इस चतुराई से उस आदमी को मजाक में ले लिया था। अंततः नसीरुद्दीन ने उस आदमी को सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पहले खुद पर ध्यान दे और फिर उसे अच्छी तरह से पुकारे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और बुद्धि से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। नसीरुद्दीन की तरह हमें अपने ज्ञान और बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। कहानी 13। एक दिन नसीरुद्दीन एक बाजार में घूम रहा था। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक पागल को पकड़कर उसे पीट रहे थे। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह सही नहीं है, इसलिए वह वहां गया और पूछा, भाई, यह पागल क्या कर रहा है? लोगों ने जवाब दिया, यह पागल हमें गालियां दे रहा था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह पागल है तो इसे गालियां देने का क्या फायदा? क्या आप इसे समझा सकते हैं? लोगों ने कहा, हमें परवाह नहीं है, हम इसे सजा देंगे। नसीरुद्दीन ने सोचा, ठीक है, मुझे इसका एक तरीका निकालना होगा। उसने पागल से कहा, तुम क्यों गालियां दे रहे हो? क्या तुमने कभी खुद को देखा है? पागल ने हंसते हुए कहा, मैं तो पागल हूं, लेकिन तुम लोग होशियार होते हुए भी यहां मुझसे लड़ रहे हो। नसीरुद्दीन ने लोगों की तरफ देखा और कहा, क्या आपको यह समझ में नहीं आया? आप सब होशियार होकर भी एक पागल से लड़ रहे हैं। यह आपकी बुद्धि की कमी है। लोगों ने यह सुनकर अपनी गलती समझी और पागल को छोड़ दिया। पागल ने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से हमें समझ में आया कि हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी 14। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से एक नई घोड़ी खरीदकर अपने घर लौट रहे थे। उनकी घोड़ी बहुत तेज दौड़ती थी। मुल्ला को अपनी नई घोड़ी पर बहुत गर्व था। वह गर्व से अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घोड़ी पर सवार होकर गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उनके एक दोस्त ने उन्हें देखा और बोला, अरे मुल्ला, घोड़ी तो बहुत तेज लगती है, लेकिन जरा ध्यान से चलाओ। मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे सब पता है। यह घोड़ी मेरे नियंत्रण में है। कुछ दूर जाने पर अचानक घोड़ी ने बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दिया। मुल्ला उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़ी ने उनकी एक न सुनी और हवा की तरह दौड़ती चली गई। अब मुल्ला की हालत खराब थी। वह घोड़ी की लगाम कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन घोड़ी तो और तेज भाग रही थी। रास्ते में मुल्ला के और भी दोस्त खड़े थे। उन्होंने मुल्ला को घोड़ी पर बेबस हालत में देखा और चिल्लाए, मुल्ला, ये घोड़ी कहाँ भाग रही है? मुल्ला ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता। तुम लोग इस घोड़ी से पूछो कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रही है। सभी लोग हंसने लगे और मुल्ला की इस हालत पर खूब मजाक किया। बाद में घोड़ी अपने आप धीमी हो गई और मुल्ला ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद मुल्ला ने तय किया कि घोड़ी खरीदने से पहले उसकी चाल का अच्छे से अंदाजा लगा लेना चाहिए। नैतिक शिक्षा। कभी कभी हमें अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन हालात हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में बैठे थे।
वहां के लोग उनसे हमेशा कुछ न कुछ मजेदार सवाल पूछते रहते थे, क्योंकि उन्हें मुल्ला की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का अंदाजा था। एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम हमेशा कहते हो कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। क्या तुम मुझे साबित कर सकते हो कि ऐसा ही है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूँ। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, कैसे? मुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो। सबसे पहले मुझे इस दीवार से ऊपर फेंक दो। अगर मैं ऊपर रह गया तो यह मेरी मर्जी होगी, लेकिन अगर मैं नीचे गिर गया तो यह ईश्वर की मर्जी होगी। वह व्यक्ति कुछ हिचकिचाते हुए मुल्ला को उठाकर दीवार के ऊपर फेंकने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने मुल्ला को फेंका, मुल्ला दीवार से नीचे गिर पड़े। गिरते ही मुल्ला उठकर धूल झाड़ने लगे और बोले, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। इस पर वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुमने तो बड़ी ही चालाकी से बात घुमा दी। मुल्ला ने फिर से मुस्कराते हुए जवाब दिया, ईश्वर की मर्जी में भी थोड़ी चालाकी छिपी होती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना चाहिए और साथ ही हंसी खुशी से चीजों का सामना करना चाहिए। कहानी 16। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव में घूमते हुए एक शिकारियों के समूह के पास पहुंचा। शिकारियों ने एक काले हिरण को पकड़ रखा था और उसे बेचने की योजना बना रहे थे। हिरण बहुत सुंदर और तेज था और नसीरुद्दीन ने उसे देखकर सोचा कि उसे उसे बचाना चाहिए। नसीरुद्दीन ने शिकारियों से कहा, अगर तुम इस हिरण को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में सोने का सिक्का दूंगा। शिकारियों ने सोचा कि नसीरुद्दीन मजाक कर रहा है और उसे हंसी में उड़ा दिया। नसीरुद्दीन ने चतुराई से कहा, अगर तुम मुझसे विश्वास नहीं करते तो मैं तुमसे एक खेल खेल सकता हूँ। तुम में से एक व्यक्ति एक सवाल पूछ सकता है और अगर मैं उसका सही जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन अगर मैं सही जवाब दे दूं तो तुम मुझे हिरण दे दो। शिकारियों ने यह चुनौती स्वीकार की। उनमें से एक शिकारी ने पूछा, बताओ, धरती का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बहुत आसान सवाल है। धरती का सबसे बड़ा जीव है गधा, क्योंकि वह हमेशा भारी बोझ उठाता है। शिकारियों ने सोचा कि नसीरुद्दीन मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे हिरण देने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसे हिरण दे दिया और नसीरुद्दीन ने हिरण को अपने पास लिया और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब नसीरुद्दीन ने गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई तो सभी लोग उसकी बुद्धिमानी और चतुराई पर हंसने लगे। उन्होंने नसीरुद्दीन की सराहना की और कहा, वह नसीरुद्दीन है जो हमेशा अपनी बुद्धि से मुश्किलें हल कर लेता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। नसीरुद्दीन की तरह हमें भी अपने ज्ञान और हंसी का इस्तेमाल करके मुश्किल हालात का सामना करना चाहिए। कहानी 16। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा कहीं खो गया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जो भी मेरा गधा ढूंढ कर लाएगा उसे मैं गधे के बराबर सोना दूंगा। गांव के लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गए और सभी मुल्ला का गधा ढूंढने निकल पड़े। पूरे गांव में लोग गधे को ढूंढते रहे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम गधे के बराबर सोना कैसे दे सकते हो? अगर गधा मिल भी जाता है तो वह इतना कीमती नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मेरा गधा मिल गया तो मैं उसे बेच दूंगा और जो भी रकम मिलेगी वह गधे के बराबर सोने की तरह ही होगी। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने शब्दों से लोगों को चतुराई से काम लेने की सीख दी।
उन्होंने सोचा कि अगर लोग बिना किसी इनाम के गधा ढूंढने में आलसी हो सकते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। और वाकई इस चतुराई भरी योजना से उनका गधा भी मिल गया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से काम लेना ही सच्ची जीत होती है। कठिन परिस्थितियों में चतुराई और हाजिर जवाबी से आप अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कहानी 17। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, तुम अपने गधे पर सवार हो और वह बेचारा चल रहा है। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। नसीरुद्दीन ने सोचा, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने गधे से उतरकर खुद गधे को चलाने का फैसला किया और खुद पैदल चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन पैदल चल रहे हैं और गधा खाली चल रहा है। उन लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे नसीरुद्दीन, ये क्या कर रहे हो? तुम खुद पैदल चल रहे हो और गधा खाली जा रहा है। कम से कम तुम उस पर सवार हो सकते हो। नसीरुद्दीन ने सोचा, ये लोग भी सही कह रहे हैं। अब उन्होंने गधे पर अपना सामान लाद दिया और गधे के साथ पैदल चलने लगे। कुछ और लोग मिले और उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया, क्या नसीरुद्दीन, तुम अपने गधे पर सामान लादे हुए हो और खुद पैदल चल रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। नसीरुद्दीन ने फिर सोचा, शायद मैं सही नहीं कर रहा। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि अब वो और उनका गधा दोनों आराम करेंगे। वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लेकिन फिर से वहां से गुजरने वाले लोग हंस पड़े और बोले, नसीरुद्दीन, तुम और तुम्हारा गधा दोनों कुछ भी सही नहीं कर सकते। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जो कर लो, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए अपने दिमाग और बुद्धि से ही काम लो। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने विवेक से सही निर्णय लेना चाहिए। लोगों की राय हर समय बदलती रहती है, लेकिन हम अपनी बुद्धि और तर्क से ही सही रास्ता चुन सकते हैं। कहानी 18। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार से गुजर रहे थे। उन्हें एक आदमी मिला जो एक शानदार घोड़ा बेच रहा था। घोड़ा देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम थी। मुल्ला को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुल्ला ने घोड़े के मालिक से पूछा, भाई, यह घोड़ा इतना शानदार लग रहा है, फिर इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? घोड़े का मालिक बोला, मुल्ला, इस घोड़े की एक आदत है, ये बिल्कुल सीधा नहीं चलता। इसे जिस भी दिशा में ले जाओ, ये हमेशा उल्टी दिशा में दौड़ता है। इसलिए मैं इसे बेच रहा हूं। मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे खरीदता हूं। मुल्ला ने घोड़ा खरीद लिया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के चौक में घोड़े पर बैठे हुए थे और लोगों को दिखा रहे थे कि घोड़ा बिल्कुल सीधा चल रहा है। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह घोड़ा उल्टी दिशा में चलता है। एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये कैसे हो सकता है? ये घोड़ा तो हमेशा उल्टी दिशा में दौड़ता था और अब यह सीधा चल रहा है। मुल्ला हंसते हुए बोले, बस बात इतनी सी है, मैंने इसके सिर की दिशा बदल दी है। अब मैं इसे उल्टी दिशा में चलाने की सोचता हूं तो ये सीधा चलता है। सब लोग मुल्ला की इस चतुराई और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से एक समस्या का हल निकाल लिया था। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, अगर हम सही तरीके से सोचें और समझदारी से काम लें तो उसका हल मिल सकता ही।